Hello everyone. Welcome to Academy Baba. I'm Bhavnaji, your biology teacher. So in last class we have studied what cell क्या होता है. ठीक है, हमने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स इन सब के बारे में बात करनी थी. हमने लास्ट क्लास में साइटोसोल, साइटोप्लाज्म इन सब के बारे में भी पढ़ा था. इसके अलावा हमने न्यूक्लियस को जाना था. न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल. इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चंस बनेंगे. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, न्यूक्लियर एनवेलप कैसा होता है, डीएनए कहाँ बनता है, आरएनए कहाँ बनता है, प्रोटीन कहाँ बनता है. तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूक्लियस के बारे में पता होनी चाहिए. क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, क्या दोनों सेम है? नहीं, हमने पढ़ा है दोनों सेम नहीं होते. क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है. क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन. तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं. तो सेल का आप अब मेरे पुरानी क्लासेस देखिएगा तो आपको सेल के बारे में प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की पूरी हमने टेबल देखी है. प्रिसाइज एनिमल सेल, प्लांट सेल की भी प्रिसाइज टेबल देखिए. साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के प्रॉपर डेफिनेशन विद उसके फंक्शंस देखे हैं. न्यूक्लियस के भी प्रॉपर फंक्शन एंड ऑल सारा प्रॉपर आपको नोट्स विद एक्सप्लेनेशन मिला हुआ है. अब हम इसकी बात करेंगे. अब हम बात करेंगे बच्चा सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. तो एक सेल, उसके आउटर में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है. प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल भी होगी. एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी. तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, इट इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द इंफीरियर ऑफ ऑल सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट. आउटसाइड इन्वायरमेंट को अंदर के इन्वायरमेंट से या फिर अंदर जो भी सेल के है उसको सेपरेट करने का काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का. अब आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? बाय लेयर स्ट्रक्चर है. बाय लेयर मतलब ऊपर नीचे सेम सेम, बाय लेयर स्ट्रक्चर हम बोलेंगे. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक तरफ इनर मेम्ब्रेन है, अपोजिट तरफ देखिए. ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन है. कार्बोहाइड्रेट्स की चेन है. यहाँ पे ऐसे चैनल है पास होने के लिए प्रोटीन्स का बना हुआ. अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, हाइड्रोफोबिक रीजन भी है. ठीक है, ये जो एक लेयर, लिपिड लेयर है, इसकी है लिपिड लेयर है. तो ये इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, लिपिड लेयर में दो, एक होता है हाइड्रोफोबिक. क्या होता है? एक होता है हाइड्रोफोबिक, दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक. ठीक है, इन दोनों का मन सोचो. फोबिक, फोबिया, फोबिया जिससे डर लगे. तो हाइड्रो किससे डर लग रहा है? वाटर से डर लग रहा है. किससे डर लग रहा है? वाटर से. और फिलिक मतलब लविंग. फिलिक किसका मतलब होता है? लविंग. और फोबिक को हम किससे याद रखेंगे? फोबिया से. फोबिया क्या है? डर. ठीक है, तो पानी से डर लगे तो हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफिलिक जो पानी से पसंद करे. अब मेम्ब्रेन है, उसके इनसाइड सेल साइटोप्लाज्म है, उसमें फ्लूइड होगा. ठीक है, साइटोसोल जिसको बोलते हैं. बाहर इन्वायरमेंट है, उधर भी लिक्विड हो सकता है. ऑफकोर्स लिक्विड होगा. हमारी बॉडी में सेल्स के आउटर में भी लिक्विड है. ठीक है, तो एक तरीके से बायलेयर इसलिए बना है कि आउटर में जो है वो कौन सा रीजन होगा जो कि पानी को पसंद करता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक रीजन. अंदर की तरफ कौन सा रीजन होगा? हाइड्रोफोबिक, जिसको पानी से डर लगता है. तो सेम लिपिड बायलेयर की क्या होती है? टेल होती है और एक हेड होता है. ये पोर्शन जो है हेड है, और ये उसके नीचे जो दिख रही है आपको ये टेल है. जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक रीजन है, और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक रीजन. गुड, एवरीवन अंडरस्टूड. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर. हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में हम जान चुके हैं. अब हम बात करेंगे प्रॉपर उसको डिटेल में. स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, हर चीज़ की हमें पूरा कंटेंट मिलेगा, हमें पूरे नोट्स मिलेंगे, हमें पूरा डिटेल में समझा जाएगा. अब स्ट्रक्चर में phospholipid bilayer composed of two layers of phospholipid with hydrophilic, अभी मैंने बताया water attracting heads facing outwards and hydrophobic water repelling tails facing inwards, अंदर की तरफ होता है. अब इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन. अगर अब मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, अब अंदर की तरफ अगर प्रोटीन्स हैं तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल. और आउटर की तरफ जो प्रोटीन्स है वो क्या हो गए? एक्सटर्नल, जिसको हम क्या बोल देंगे? पेरिफेरल. पेरीफेरी, पेरीफेरी आउटर की तरफ. तो अटैच टू द एक्सटीरियर और इंटीरियर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग एंड मेंटेनिंग सेल शेप. सेल का शेप बनाने और इसमें काम होता है. और ये क्या है? फंक्शन एज ए चैनल और ट्रांसपोर्टर. इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या है? एम्बेडेड होते हैं लिक्विड बाय लेयर्स के अंदर, एम्बेडेड रहेंगे और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे. अब
देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा है। ये कौन से हैं प्रोटीन्स जो क्या करेंगे, ट्रांसमिट करने में हेल्प करेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, और एक होते हैं बाहर की तरफ जिनका कोई काम नहीं है, उसका हमने फंक्शन देखा है कि वो मेंटेन करते हैं शेप और उसको। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, अभी हमने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट्स ये भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है, अटैच टू द प्रोटीन एंड लिपिड ऑन द एक्स्ट्रा सेल सरफेस फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स टू प्ले अ रोल इन सेल रिकॉग्निशन और अडेशन। एडेशन मतलब चिपकने, या सेल रिकॉग्निशन मतलब कोई बाहर से अगर मॉलिक्यूल आ रहा है उस सेल को रिकॉग्नाइज कर पाए, इसके लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए होते हैं, जो कि क्या फर्दर फॉर्म करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोटीन आके जुड़ जाते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड मिल जाते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बन जाते हैं। ग्लाइकोगॉड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और लिपिड्स, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा किसके बारे में बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन, इट हेल्प्स टू मेंटेन फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी। अब मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने के लिए, मेम्ब्रेन अच्छे से क्योंकि प्रोटेक्शन करना है तो उसको स्टेबिलिटी जरूर, तो इन सब के लिए क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। फ्लूइडिटी मतलब मेम्ब्रेन थोड़ा मूव कर सके, फ्लूइड लाइक, तो इसलिए आई थिंक सो स्ट्रक्चर सबको क्लियर है। गुड, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी, दैट मीन सिलेक्टिव परमिएबल मतलब हर किसी को नहीं जाने देगा। अब हमारे घर के दरवाजे से अंदर कौन आएगा, जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी सेल क्या होता है, हर किसी को नहीं आने देता। इट्स रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस along essential molecules like nutrients and iron to enter while keeping out harmful substances. harmful substances को बाहर रखेगा, जो हमारे सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको अंदर जाने देगा। प्रोटेक्शन की तरह फर्स्ट प्रोटेक्ट करेगा, तो एक्ट एज अ बैरियर टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंटरनल एनवायरमेंट्स। ठीक है, सेल को अंदर के सेल को बाहर के उससे प्रोटेक्ट करेगा। कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स, अब उस रिसेप्टर है that allow cells to receive signals from external environment facilitating communication and response। तो अब देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर से चीजें अंदर आ रही है, अंदर से चीजें बाहर जा रही है, तो ये सारा काम क्या है, कम्युनिकेशन का है, इधर से उधर कम्युनिकेट करना, तो वो जरूरी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का भी काम कर रहा है। अब ट्रांसपोर्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपको डायग्राम आपके लिए ही रखा है मैंने, कि आप डायग्राम्स को देख के समझ सकें। यहाँ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बात करूँ पैसिव की, तो यहाँ पे उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये एक पानी भरा हुआ जार है फुल, ठीक है, और एक कम पानी है। अब यहाँ पे मैं बीच में अगर होल कर दूँ, क्या कर दूँ, यहाँ पे ये क्या मैं बोल रही हूँ, होल कर दिया है। तो ये होल करने से क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ज्यादा पानी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट एनर्जी, में एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, जो हायर कंसंट्रेशन है हायर से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होगा। बट वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड एनर्जी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हमें यहाँ से पानी इधर डालना है, तो हमें दम लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, यहाँ से उठा के पानी इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। सेल एडेशन, सेल को स्टिक करने में हेल्प करता है, इसका ये भी फंक्शन है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस दो प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, कोई चीज को अंदर लेना, एंडो अंदर लेना, दैट इज एंडोसाइटोसिस। एक्सो बाहर छोड़ना, एक्सपेलिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स आउटसाइड, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। तो एक इंडोसाइटोसिस होगा, एक एक्सोसाइटोसिस होगा। ठीक है, अब आप देखो, अब इसको अच्छे से समझो, आपके लिए मैं डायग्राम्स का यूज कर रही हूँ। अब डायग्राम्स को अच्छे से देख के समझो। बायलेयर दिख रहे हैं, लिपिड्स की बायलेयर्स है, ऊपर नीचे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, जो बाहर मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहाँ पे मॉलिक्यूल एक है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, अब ये क्या है, ये बड़े मॉलिक्यूल्स है, वो इजीली इसमें से नहीं जा सकते, तो उसको क्या चाहिए, चैनल प्रोटीन चाहिए, उससे जा। अब यहाँ पे इस प्रोटीन को जाने के लिए क्या चाहिए, एटीपी, एनर्जी। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने पढ़ा एक हमारा होता है पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, इंटर सेलुलर सरफेस, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंटर अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन है। पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे नॉर्मल सा डिफ्यूजन हो रहा है जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो ये आपके लिए ही मैंने पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है, तो आपको ये समझ
आ जाना चाहिए अभी तक हम जो भी पढ़े हैं। ठीक है, प्रॉपर रिसर्च पेपर से लिए गए हैं डायग्राम्स जो आपकी ज़रूरत है, आपको समझ आएंगे। डायग्राम्स देख के भी बनाइए, समझिए, अच्छे से नहीं समझ आए कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस मेम्ब्रेन को दिया गया था सबसे पहले सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को समझाया था। ठीक है, ये जो आप दिख रहे हैं सिंगर निकोलसन 1972 में ये स्ट्रक्चर दिया था कि 2 लेयर्स होंगी, बीच में प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है। तो इस तरीके का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, उसको देखा, पढ़ा, उससे फिर इनको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आगे फर्दर बोला गया, उससे पहले वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, अलग अलग तरीके के एक ब्लूबेरी कर्ड मॉडल, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉडल आए थे, बट फाइनल जो मॉडल फाइनल हुआ था दैट इज सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, क्योंकि ऐसे बायलेयर लिपिड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसको बोला गया था। डायनेमिक नेचर होता है, ठीक है, मतलब स्टैटिक नहीं है, मूव कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, अलाउ करता है बाहर के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए, पूरा मूवमेंट हो सकता है प्रॉपर। इसलिए हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे सेल की सर्वाइबिलिटी के लिए, सेल के प्रोटेक्शन के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंदर से मटेरियल बाहर जाना चाहिए, बाहर से अंदर आना चाहिए सेल्स के फंक्शंस के लिए। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना है किससे, हार्श इन्वायरमेंट से बाहर के। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन होती है, बट प्लांट में होती है, एनिमल में क्यों नहीं होती? व्हाई? आई नीड आंसर। कि प्लांट हैव सेल वॉल बट एनिमल की सेल वॉल नहीं होती, मेम्ब्रेन दोनों की होती है बट सेल वॉल क्यों नहीं होती है एनिमल के? ठीक है, तो ये मुझे जवाब चाहिए आप लोग से, व्हाई? ओके, तो कमेंट में बताइएगा। सो आई होप आपको क्लास समझ आई हो आज की। हमने पढ़ा क्या होता है न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, आउटर लिपिड लेयर, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें होती है। फंक्शन पढ़ा हमने, परमिएबल होता है, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल एडेशन स्टिक करने के लिए कहीं, एंडोसाइटोसिस, साइटोसाइसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये प्रोसेसेस करता है। इसके अलावा पूरा हमने स्ट्रक्चर को इन डिटेल देखा है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई हो, प्रॉपरली रिवाइज करें, अच्छे से अटेंड करें, कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।